द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक गर्ल्स। अब आपके पास आ रहा है कि हम लोगों ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल्स का, उसको अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक्स रेज यूज़ करनी पड़ती हैं। एक्स रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर इसकी वेव लेंथ होती है एक्स रेज की। और जो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर एटम जो होते हैं वो बड़े रेगुलरली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं, और अरेंज हुए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। एटम्स की लेयर्स होती हैं और उनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है लेयर्स के बीच में, वो बड़ी पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है और बड़ी रेगुलर उनके दरमियान स्पेसिंग होती है। और दो एटॉमिक लेयर्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो इसको हम स्मॉल डी से, यानी दो जैसे स्लिट स्पेसिंग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो एटॉमिक लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग को भी हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो एटम्स के दरमियान में जो लेयर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर्स अपार्ट होती हैं। यानी एटॉमिक लेयर्स आपस में 1 नैनोमीटर अपार्ट होती हैं, जो कि ये जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो एक्सरे की वेवलेंथ के कंपेरेबल है। 1 नैनोमीटर आपके पास एटॉमिक स्पेसिंग है, क्रिस्टल के अंदर जो लेयर्स ऑफ एटम्स है वो 1 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं, जबकि आपके पास एक्सरेज की वेवलेंथ 10⁻10 मीटर होती है। तो हमने देखा था डायफ्रैक्शन के लिए आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि एक्सरे के लिए जो आप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं वो स्लिट स्पेसिंग के कंपेरेबल होनी चाहिए। तो आपके पास एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है 10⁻10 मीटर, वो आपके पास जो एटम्स की लेयर्स होती हैं क्रिस्टल्स में, उनके दरमियान जो गैप होता है, लेयर्स के जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर इसके कंपेरेबल होता है, एक्सरे की साइज़ के कंपेरेबल होता है। इस वजह से अगर आपने क्रिस्टल को स्टडी करना है, उसके दरमियान एटम्स की लेयर्स को स्टडी करना है, तो आप एक्सरे यूज़ करती हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इस पर मैंने शो किया है कि आप लोग एक्सरे से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं परफॉर्म कर सकती। क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको अगर याद हो तो हमने इंफ्रारेड रेज़ यूज़ की थी, और इंफ्रारेड रेज़ की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज़। एक्स रेज़ की बड़ी छोटी वेवलेंथ होती है। उसकी रीज़न ये थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है गर्ल्स, जिसकी रीज़न उन्होंने दी है कि आपके पास जो स्लिट स्पेस वो फ्रिंज स्पेसिंग आती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मैंने आपको फ्रिंज स्पेसिंग, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस होती है, इसी तरह दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी यही स्पेस आती है, सिमिलर स्पेस आती है जो लेमडा एल बाई डी के इक्वल है। अब चूंकि एक्सरे की वेव लेंथ बहुत छोटी है, 10⁻10 मीटर के इक्वल है, तो आपके पास जो दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं या दो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान स्पेस भी कम हो जाती है। लेमडा कम होता है एक्सरेज का, तो दो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेस भी कम हो जाती है, और वो जो फ्रिंजेस होती हैं वो बहुत क्लोज टुगेदर हो जाती हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाती हैं, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है वेवलेंथ कम होने की वजह से, सो दैट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। एक दूसरे से इतनी क्लोज होती हैं कि उनको आप इजीली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकती। However, it is possible to obtain X-ray diffraction by using sodium chloride crystal। यानी एक्सरे का जो साइज़ होता है वेवलेंथ का 10⁻10, वो सोडियम क्रिस्टल या किसी भी क्रिस्टल में जो एटॉमिक लेयर्स होती हैं उनके दरमियान चूँकि स्पेसिंग 10⁻9 मीटर के इक्वल होती है, तो आपके -10 मीटर के इक्वल होती है, तो आप किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ एक्सरे डायफ्रैक्शन इजीली कर सकती हैं। एक्सरे की वेवलेंथ का साइज़ और क्रिस्टल में एटॉमिक लेयर्स के जो दरमियान स्पेसिंग होती है उनका साइज़ आपस में मैच कर जाता है, जिसकी वजह से एक्सरे का जो डायफ्रैक्शन होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटॉमिक लेयर्स के साथ बड़ा ईजीली पॉसिबल होता है। सो यहाँ पे आप लोगों का ये इसकी रीज़न है कि आप लोग क्रिस्टल्स के साथ एक्सरेज की डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकती हैं, जबकि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग इंफ्रारेड यानी बड़ी वेवलेंथ के साथ पॉसिबल होता है डायफ्रैक्शन का। अच्छा, अब आपके पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, आपने एक्सरे बीम ली है, कॉलीमेटर में से पास ऑन किया। कॉलीमेटर अगेन आपके पास एक ट्यूब होती है जो कि रेज़ को पैरेलल कर देती हैं। वो पैरेलल रेज़ यहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हुए हैं, और क्रिस्टल के अंदर जहाँ जहाँ पे एटम्स मौजूद थे उन एटम्स ने क्या किया है, एक्सरे की जो रेज़ हैं उनको डिविएट कर दिया डिफरेंट पाथ्स पे। तो आपके पास ये बिल्कुल सेंटर में एक ब्राइट ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, और डिफरेंट पॉइंट्स पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही हैं।
तो वहाँ से डिफरेंट क्रिस्टल्स में ये पैटर्न डिफरेंट आता है और ये इस पैटर्न की मदद से हम लोग क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन से क्रिस्टल में एटम ज़्यादा क्लोज टुगेदर है, उसमें ये जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं वो क्लोज स्क्रीन पे ऑब्टेन होते हैं, और जिन क्रिस्टल में एटॉमिक स्पेसिंग ज़रा बड़ी होती हैं उनमें ये ब्राइट स्पॉट्स जो होते हैं ज़रा फार अपार्ट हो जाते हैं. Now, a very important your question is Bragg's law. What is Bragg's law and why Bragg law is used? Bragg law is used to find the wavelength of X-ray beam. ठीक है, ब्रैग लॉ हम लोग क्या करते हैं, एक्स रेज डायफ्रैक्शन करवाते हैं क्रिस्टल के साथ और उन एक्स रेज की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रैग का लॉ यूज़ करते हैं. अच्छा, ब्रैग लॉज में आपके पास दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें ये एटम, इस पॉइंट पे ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये रेड कलर के जो स्पॉट्स ऑरेंज कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एटम्स. और एटम्स बड़े रेगुलरली ये अपने अपने क्रिस्टल लेटस पॉइंट्स पे लोकेटेड हुए हैं. ये लेटस पॉइंट्स हैं इनके, यहाँ पे ये एटम्स बैठे हुए हैं. और एक ये अपर एटॉमिक लेयर है और एक ये लोअर एटॉमिक लेयर है और एक इसके भी नीचे एक एटॉमिक लेयर है. ये लेयर्स बन रही हैं. तो आपके पास एक लेयर ये है पी प्राइम और एक लेयर ये है, ये नीचे वाली दरमियान वाली. इन दोनों लेयर ऑफ एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको डी से रिप्रेजेंट किया गया. डी इज़ द स्पेसिंग बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स. ये एटॉमिक लेयर्स के दरमियान में स्पेसिंग है, डी ये स्लिट स्पेसिंग है एक तरह की. अब आपके पास एक्स रेज हैं. एक्स रे नंबर 1 जो कि अपर लेयर के एक एटम पॉइंट बी पे जो बैठा हुआ है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जबकि रे 2 है एक्स रे की जो कि अंदर वाली जो लेयर है इसके पॉइंट सी पे जो एटम बैठा हुआ है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है. रे 1 कम पाथ कवर कर रही है जबकि रे 2 जो है कुछ एक्स्ट्रा पाथ भी कवर कर रही है और सी से वो रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर निकल रही है, जबकि रे 1 जो है वो अपर लेयर से पी प्राइम ऑफ लेयर ऑफ एटम से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रही हैं. ये दोनों रेज जो हैं लोअर रे जो लोअर एटॉमिक लेयर से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकली है, इसने बड़ा पाथ कवर किया है, जबकि ऊपर वाली रे 1 ने पाथ कम कवर किया था. रे 2 ने पाथ ज़्यादा कवर किया था. इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस आ गया है. इस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आउटपुट में आपके पास फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होंगे. तो अगर ये पाथ डिफरेंस जो जनरेट हुआ है रे 2 में और रे 1 में ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ होगा तो आउटपुट में आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे. और अगर रे 1 और रे 2 में आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, यानी λ/2 के इक्वल होगा और ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के इक्वल होगा, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, जो कि हमेशा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अभी ये पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. देखिए आपके पास रे 1 तो इंसिडेंट हुई है ए एटम पे और रिफ्लेक्ट हो गई, जबकि रे 2 जो थी वो गई है यहाँ पे उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी रे 1 और रे 2 यहाँ तक तो इक्वल इन पाथ है, बिल्कुल इक्वल इन पाथ है ए बी लाइन तक. ए बी लाइन के बाद बी सी एक्स्ट्रा उसने पाथ कवर किया है, फिर उसने सी बी प्राइम भी एक्स्ट्रा कवर किया है, और फिर इसके बाद ए बी प्राइम से लेके यहाँ से यहाँ तक रे 1 और रे 2 का इक्वल पाथ हो गया. यानी ए बी प्राइम से ऊपर की तरफ दोनों रेस का पाथ इक्वल है और ए बी से भी ऊपर की तरफ दोनों रेस का पाथ इक्वल है. लेकिन बी सी और सी बी प्राइम, ये बी सी और सी बी प्राइम जो है ये एक्स्ट्रा पाथ है जो कि रे 2 ने कवर किया लिया है. तो इस एक्स्ट्रा पाथ को हमने अब कैलकुलेट करना है. ये एक्स्ट्रा पाथ जो बी सी प्लस सी बी प्राइम है, ये एक्स्ट्रा पाथ अगर m टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ होगा तो आउटपुट में आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. ठीक. अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है दरमियान का, ये किसके इक्वल है, ये है आपके पास डी के इक्वल. ठीक है. अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, ए बी सी एंड ए बी प्राइम सी. एक ए बी प्राइम सी बन रही है और एक ए बी सी बन रही है. दोनों के लिए ये हाइपोटेनस है, दरमियान वाला हाइपोटेनस है. ये थीटा के साथ जो होता है ये कॉस थीटा होता है, और जबकि थीटा की जो ऑपोजिट होता है वो साइन थीटा कंपोनेंट होता है. सो दिस इज़ अ डी साइन थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज़ योर डी कॉस थीटा कंपोनेंट. ठीक है. सिमिलरली दिस इज़ डी साइन थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज़ डी कॉस थीटा कंपोनेंट. अब पार्ट डिफरेंस तो आपने बी सी और सी बी प्राइम का कैलकुलेट करना है. तो ये आपके पास है डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा. तो टोटल पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, बी सी प्लस सी बी प्राइम इज इक्वल टू एम लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दोनों पाथ
जो एक्स्ट्रा पास थे उनका आपने टोटल किया है, तो टोटल आप एम लेमडा निकलना चाहिए। बी सी भी डी साइन थीटा के इक्वल है, सी बी प्राइम भी डी साइन थीटा के इक्वल है, यानी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। सो जब 2d साइन थीटा एम लेमडा के इक्वल होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा इज योर ब्रैग्स लॉ। यानी कि अगर आपको डी, दोनों एटॉमिक लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग डी मालूम हो, एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल थीटा मालूम हो कि किस एंगल पे लाइट की रे जो है एटॉमिक लेयर से रिफ्लेक्ट हुई है, ये थीटा मालूम हो, और ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन हो, ये सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन हो, ये आपको मालूम हो, तो आप वेवलेंथ लेमडा फाइंड आउट कर सकती हैं। अच्छा, अब फर्दर वो ये कह रहे हैं कि द एक्सरे डायफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स सच एज होमोग्लोबिन विच इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज़ की जाती है, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि डबल हीलिक्स यानी डीएनए के भी अंदर जो आपके पास मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, उसकी जो स्पेसिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग होती है, वो तकरीबन 10⁻⁹ यानी नैनोमीटर की या 10⁻10 मीटर की ही होती हैं। तो आपके पास एक्सरे की वेवलेंथ और डीएनए में जो मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग कंपेरेबल होती है, इसलिए डीएनए स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के लिए एक्सरेज यूज़ की जाती हैं। ओके, आगे आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। एक्सरे की वेवलेंथ गिवन है 3 नैनोमीटर्स इंसिडेंट ऑन क्रिस्टल फॉर विच द लेटेस्ट स्पेसिंग इज, डी की वैल्यू आपके पास है 5 नैनोमीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द फर्स्ट ब्रैग डायफ्रैक्शन, एम ऑर्डर फर्स्ट है, इज ऑब्जर्व। ब्रैग इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा आपने यूज़ करनी है, और आपने चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा बाई 2d। फर्स्ट ऑर्डर है, एम की वैल्यू 1 है, वेवलेंथ पुट करें 2d, आप स्पेसिंग पुट करें, लेटेस्ट स्पेसिंग सॉल्व करें 0.3, एंड थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.3 विच इज़ इक्वल्स टू 17 डिग्री। सो 17 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन थी जिसके ऊपर आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व किए। Now this is assignment. A beam of X-ray of wavelength 0.3 nanometer incident on a crystal and gives a first order maximum. M की value 1 है. When the angle glancing angle is 9 degrees, find the atomic spacing. D की value आपने find out करनी है. Again आपने 2d sin theta is equals to m lambda Bragg equation use की है. D क्या चीज़ हो गई है, m lambda by d sin theta by 2d. सॉरी, डी की वैल्यू आपने निकालनी है तो एम लेमडा बाई 2 साइन थीटा। एम की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर, वेवलेंथ इज गिवन 2 साइन ऑफ 9 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया तो स्लिट स्पेसिंग यानी दोनों एटॉमिक लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग आ गए 0.97 नैनोमीटर्स। ओके।